अच्छी खासी ठंड है और तुम यूँ नंगे पाँव गीली घास पर चल रही हो। कोई शॉल वगैरह भी नहीं ली, बीमार पड़ जाओगी। सुहानी शाम थी और महबूब नज़रों के सामने। नूरहुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो इससे बोले बगैर ना रह सके। एक बेमानी जी बोलकर मलीहा उनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि नूरहुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलीहा का पांव अपनी जगह जम गया। वो संभली, फिर पलटकर उन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरहुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत। तो समझे मैं भी खुश हूँ। वो कसदन मुस्कुराई। नूरहुदा ने उसकी तरफ देखा और पास चले आए। मैं जानता हूँ तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली ही नज़र में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मलीहा के लिए ये सचमुच इंकिशाफ था, मगर उसके आसाब पहले ही इस कदर लोट हो चुके थे कि वो हैरान भी ना हो सकी, बस उन्हें देख कर रह गई। हाँ मलीहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ ये एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे ज़िंदगी की तरह अजीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी ज़्यादा अजीज़ है। जानती हो वो क्या चीज़ है? उन्होंने पूछा। मलीहा अब भी खामोश खड़ी बस उन्हें देखती ही रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। उस दिन याद है जब मैं और बाबा जान वहाँ लॉन में बैठे थे? उन्होंने दूर लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया जिनकी सफ़ेदी अंधेरे में चमक रही थी। मलीहा ने यूं ही सर घुमाकर देखा। बाबा जान मुझसे कह रहे थे कि तुम मलीहा से शादी करोगे, तो मैंने उनसे कहा था आई लव हर, लेकिन मैं मलीहा से शादी सिर्फ इस सूरत में करूँगा अगर मलीहा को एतराज़ ना हो। मलीहा को कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आ गया और वो नूरहुदा का जुमला भी। मैं मलीहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो ग़ैब दिमागी के साथ खड़ी थी कि अचानक नूरहुदा ने उसका हाथ थाम लिया। मलीहा ने उनकी तरफ देखा। वो उसके बाएं हाथ को थामकर उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड को अंगूठे से ज़रा छूकर बोल रहे थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली हो और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हारा ज़ेन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर ना कर सके तो ज़बरदस्ती नहीं है। वो बोलते हुए एक पल को चुप हो गए, फिर उसका हाथ छोड़कर बोले, तुम जब चाहो मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई। फ़ौरन ही उसकी ज़बान से निकला था और फ़ौरन ही उससे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और संभल कर बोली, रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरहुदा तो उन्हें निभाया करते हैं, तोड़ा नहीं करते। नूरहुदा को एकदम ही अपना आप हल्का फुल्का लगने लगा। इसका मतलब है कि मुझे उस पल का इंतज़ार करने की इजाज़त है जब तुम एक नए रिश्ते से मेरी ज़िंदगी में कदम रखोगी। उनकी निगाहों से झलकती वारफंगी मलीहा सह नहीं पाई और अचानक ही मुड़कर अंदर आई और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आ गई। नूरहुदा इस अंदाज को उसकी अदा समझकर मुस्कुराने लगे थे। साइंस कहती है कायनात में मौजूद हर शय की बुनियाद अकाई है। हमारे जिस्म को देख लिया जाए, लाखों करोड़ों खलियों से बना हमारा जिस्म एक खलिए से शुरू होता है। मादे की शुरुआत एटम से होती है। यहाँ तक कि अरबों खरबों मील पर फैली इस कायनात को अगर रिवर्स प्रोसेस में डाल दिया जाए तो ये पूरी कायनात महज एक नुक्ते में सिमट जाएगी। मुझे साइंस के इस नज़रिए पर कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी में ये कानून कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की बुनियाद अकाई नहीं बल्कि एक तकून है। एक ऐसी तकून जिसके हर ज़ाविये की पैमाइश 60 डिग्री है, यानी हर ज़ाविये की पैमाइश बराबर है और किसी भी तरह इन तीनों ज़ावियों में इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता।
इस तगून के एक सिरे पर बाबा जान खड़े हैं। बाबा जान का और मेरा रिश्ता शीशे और पत्थर का रहा है। शीशा अपनी जगह कायम है, इसके लिए पत्थर से फासला ज़रूरी है। इसलिए मैं उनके पास जाने से हमेशा घबराती रही कि कहीं चोट न खा बैठूं। मेरा डर कैसा सच्चा था। तकून के दूसरे सिरे पर नुल हुदा हैं। हादी भाई ने मेरी ज़िंदगी की हर खला को भर दिया। बिन मांगे उन्होंने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला था। उन्होंने मुझे चाहा भी तो अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चाहा, एकदम खालिस और बेगर्ज मोहब्बत, और बदले में भी कुछ नहीं मांगा। लेकिन अगर वो नहीं मांगेंगे तो क्या मैं दूंगी नहीं? तकून के तीसरे कोने में खड़ा तीसरा शख्स वजदान मुस्तफ़ा है। वजदान मुस्तफ़ा मेरी ज़ात का आईना, मेरे यकीन का चेहरा, मगर आज उस चेहरे के नकूश धुंधला रहे हैं। अब सवाल पाने और खोने का नहीं, अब सवाल मेरे अतबार का है। बाबा जान और हुदा और वजदान, एक तकून के तीनों कोनों पर खड़े तीन लोग, वो तीन लोग जिन्हें मैंने टूट कर चाहा, और उनमें से कोई एक भी अगर मेरी ज़िंदगी के मंजरनामे से हटा तो उस आधी अधूरी ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं ये भी जान चुकी हूँ कि ये तीनों कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। बाबा जान और हुदा और वजदान, वो तीन लोग जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, और मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर वो तीनों ही मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, मेरा साथ कौन देगा? दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मलीहा ने डायरी लिखना छोड़कर आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। इस आवाज़ के साथ ही बहादुर कमरे में आया था। कहो क्या बात है? मलीहा ने पूछा। बीबी साहब आपके लिए फ़ोन आया है। मलीहा की निगाहों में जमाओ मकान घूम गए थे। यहाँ तक पहुंचकर डायरी खामोश हो गई थी। तानिया ने फ़ौरन अगला सफ़ा पलट कर देखा और फिर बाकी के सारे वर्क पलट कर देख लिए। हर वर्क सादा था। तानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा जिस पर रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। पूरी रात डायरी पढ़ने से अब उसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थी। वो आंखें बंद करके सीधी लेट गई। पिछली रात इंकिशाफात की रात थी। वो गहरे सांस लेती खुद को उस आसाब शिकन कैफियत से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। दास्तान एक अजीब मोड़ पर आकर रुक गई थी। तानिया सोचने लगी, आगे क्या हुआ होगा? उस रात वो टेलीफोन किसका था? क्या वजदान का? उसने क्या कहा होगा? और अगर रात को आने वाला फ़ोन वजदान का था तो जब दिन भर मलीहा उसे ढूंढती रही तो वो क्यों नहीं मिला? वो उस दिन लाइब्रेरी क्यों नहीं गया था? और फ़ोन पर कहीं उसने ये तो नहीं कह दिया होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह वगैरह? नहीं, उसने फ़ौरन ही अपने क्यास को रद्द किया। अगर ऐसा होता तो मलीहा पापा से शादी कर लेती, और पापा से शादी के बाद तो उसे कसर फ़ारूकी में ही होना चाहिए था, मगर वो तो कहीं नहीं है। कोई उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। तो क्या वजदान ने फ़ोन पर अपने ना आने की वजह बताकर माजरत कर ली थी, और उसके बाद मलीहा ने दादा जान के सामने शादी से इनकार कर दिया होगा? मगर दादा जान तो फ़ैसला वापस नहीं लेने वाले थे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मलीहा ने उनकी मर्ज़ी के बगैर वजदान से शादी कर ली हो? लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है। मलीहा ने कहा था वो अपने बाबा जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपने दूसरे कयास को भी रद्द करते हुए उसने सोचा और जिच भी हो गई। लेकिन अगर ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो आखिर हुआ क्या था? मलीहा अचानक ही कहाँ गुम हो गई? उसने आखिर क्या किया था जो इसका जिक्र खुद उसके ही घर में बैन हो गया? और बरसों गुजर जाने के बाद भी ना तो इसने कभी कसरे फ़ारूकी में कदम रखा और ना कभी किसी की ज़बान पर उसका नाम आया। और पापा और दादा जान के दरमियान मौजूद खलिश की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मंगनी की रात तक तो सब ठीक था, फिर क्यों पापा दादा जान से मुतफरिक हो गए? वो लिश्ती हुई उठ बैठी। क्या मुश्किल है? मैंने तो सोचा था मलीहा की डायरी कसरे फ़ारूकी के राज़ों पर से पर्दा उठा देगी, पर इसने तो और भी कई राज़ों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब सी बात है। पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते हैं, मामा से पहले किसी और को चाह चुके हैं।
मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रह गई। कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई और ऐसा कोई नहीं था जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। इस कहानी के 4 ही बुनियादी किरदार हैं जो कि सच पर से पर्दा उठा सकते हैं, मगर 2 किरदार तो ज़बान बंदी के अहद पर कार फरमाएँ, तीसरा किरदार मंजर से ही गायब है और चौथा किरदार, हाँ, अचानक ही कोई ख्याल आया था, वजदान मुस्तफ़ा। ये शख्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं, जस्टिस वजदान मुस्तफ़ा। ये महज मेरा अंदाज है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी। ASP शयान मुस्तफ़ा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे वजदान मुस्तफ़ा से मिलना है तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात करनी होगी, उसने दिल में कहा। दादा जान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादा जान के कमरे में आ गई और एहतियात से डायरी वापस उसी जगह रख दी जहाँ से कल उसने उठाई थी। उसके बाद वो अपने कमरे में आई। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी नज़रें अब हर वक्त तानिया को खोजती रहती थी और तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग पापा। रोज़ की तरह ही आज भी दुपट्टा और फाइल्स उसने बाजू में दबोचे हुए थी। बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर पर ढेर करते हुए उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं ही कुर्सी पर डाल दिया। नज़र का चश्मा फिसल कर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नुरहुदा ने हाथ मारकर सही करते हुए जवाबन उसे गुड मॉर्निंग कहा था और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे थे। मरियम ने किचन की तरफ से आवाज़ लगाई, बहादुर, तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नुरहुदा ने अखबार साइड में डालते हुए मरियम से जूस के लिए कहा। पापा, वैसे आपकी ये आदत काफ़ी अलग सी है। तानिया चोर नज़रों से उन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही, लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते हैं। ये आदत मेरी नहीं, किसी और की थी। उनके मुंह से यह एतराफ़ सुनकर तानिया को वाकई हैरत हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नुरहुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि इस एतराफ़ के पीछे एक पर्दा नशीन का नाम छुपा है। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्को नहीं थी। नुरहुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज़ अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा, आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद उसने फिर पूछा। इस बार नुरहुदा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, उसने सरसरी से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नुरहुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही, मरियम ने कहा। तो नुरहुदा बोले, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफ़ी अर्सा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते हुए और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी कुछ अरसे तक स्मोकिंग किया करता था मैं। इसका मतलब है तुम शादी से पहले काफ़ी अलग थे और शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल ली। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नज़र टेबल पर नुरहुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया और फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नुरहुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नुरहुदा फारूकी,
वालिद का नाम मज़हर फ़ारूकी। इतने सामने की बात ना जाने मैंने पहले कभी क्यों नोट नहीं की। उसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरहुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे मगर मतलब अख़ज़ नहीं कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना जूस ख़त्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीज़ें उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा आज मैं आपके साथ जाऊँगी। मेरी गाड़ी का काम निकल आया है तो आज ड्राइवर मैकेनिक के पास ले जाएगा, मगर मैं पहले फैक्ट्री जाऊँगा। मुझे ऑफिस छोड़कर चली जाएगा ना प्लीज़। आखिर में उसने प्लीज़ को लंबा खींचा। वो हंसकर बोले, ठीक है चलो फिर, आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वो बोलकर जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। बाप को ड्राइवर बना दो। नूरहुदा ने उसके सर पर धप लगाई और जाने लगे। सुनो, शाम में जल्दी घर आ जाना, मरियम ने याद आने पर पुकार कर कहा। नूरहुदा मुस्कुराते हुए पलटे और कुर्सी पर कोहनी टिका कर झुकते हुए उन्हें गहरी नज़रों से देखते हुए सुमानी अंदाज में बोले, क्या बात है, आज बड़ी अरसे बाद शाम में जल्दी घर आने की फरमाइश की है। तानिया को उनके अंदाज पर एकदम हंसी आ गई। उसने फ़ौरन चाय का कप मुंह से दूर किया, वरना चाय उसके कपड़ों पर छिलक जाती। मरियम को नूरहुदा की आंखों से ज़्यादा तानिया की हंसी ने ब्लश कर दिया था। बच्चों का तो ख्याल कर लिया करो, वो आंखें निकाल कर बोली। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उन पर कुछ असर नहीं होता, मरियम ज़िद चौंकर बोली। इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है। वो जैसे असल मसले को समझ गए थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी तानिया को पकड़वा कर कहा, कप छोड़ो, चाय ऑफिस में पी लेना। अब तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नूरहुदा मैं तुम्हारा क्या करूं? बेख्तियार मरियम की ज़बान से निकला और होंठ दबाकर हंसी रोकती हुई तानिया चाबी पकड़कर कप रखती अपना साजो सामान उठाकर बाहर भाग गई। 2 मिनट बाद जब नूरहुदा कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठी तो उनकी मुस्कुराहट देखकर तानिया भी मुस्कुराने लगी। नूरहुदा ने उसे मुस्कुराते देखा तो ज़रा रौब में बोले, तुम क्यों हंस रही हो? वो भी उनकी बेटी थी। झिझके बगैर बोली, पापा आपने कभी नोट किया, मामा शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसे मरगूब ना होते देखकर नूरहुदा ने भी ड्रॉप डालने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और हंसकर बोले, हाँ मगर वो शर्माती बहुत कम है। ख़ासतौर पर कल रात डायरी पढ़ लेने के बाद तानिया को नूरहुदा की मरियम से मोहब्बत को देखकर मुतमईन बल्कि खुश होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट करते नूरहुदा के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट देखकर वो अचानक आज़रदा सी हो गई थी।